Hello everyone. So today we are starting with physics first chapter, post World War political development. तो ये जो चैप्टर है इसमें हम सीखेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था और उसके बाद कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हुआ. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. So the first paragraph is just telling you about what we are going to study in history and geography and civics. तो हम इसे स्किप करते हैं. आप एक बार अच्छे से इसे रीड कर लीजिए और कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. बट बेसिकली ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड दो पैराग्राफ्स है. मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से चालू होता है विच इज इंटरडिपेंडेंस. तो देखिए कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता. वो हमेशा दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड करेगा कोई ना कोई चीजों के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है तो इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है. बट अगर वेपन्स का बात करें, एम्यूनिशन का बात करें तो उसे कोई और कंट्री से हेल्प लेनी पड़ेगी. अगर हम मशीनरी का बात करें या एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बात करें तो शायद उसे और कोई कंट्री से हेल्प लेना पड़े. सेम तरीके से जहाँ पे फॉर एग्जांपल जो सऊदी कंट्रीज है, यूएई है और सऊदी अरेबिया है, ये सब जो कंट्रीज है बेसिकली वहाँ पे ऑयल बहुत ज्यादा होता है तो वहाँ पे वो लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और खाने की चीजें इंपोर्ट करते हैं. तो इसे बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना. So all the countries of the world are dependent on each other for one reason or the other. However big, prosperous or developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its needs. Even big nations have to depend upon other big and small nations. Thus, interdependence is an important feature of the international system that is today's global system. तो कोई भी कंट्री कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कितना भी डेवलप क्यों ना हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, काफी डेवलप्ड कंट्री है बट फिर भी अभी जो कोरोना का केस हो रहा है उसमें उसे इंडिया का हेल्प लगता है. मे बी फॉर मास्क, मे बी फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मे बी फॉर some medicines, etc. So, international relations through foreign policy. Every nation has policies about its internal dealings as also about its relation with other nations. Such a policy is called foreign policy. We are going to study India's foreign policy in detail in the next chapter. ये जो फॉरेन पॉलिसी होता है इसका मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री अपने नेबर्स के साथ और दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे बिहेव करता है वो उसके फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करता है. और हम ये चैप्टर में इंडिया का भी फॉरेन पॉलिसी देखेंगे और दूसरे कंट्रीज का भी फॉरेन पॉलिसी देखेंगे. जैसे एक्चुअली हम करंट सिनेरियो का ही बात करें तो अभी जो सिचुएशन है काफी टेंस है इंडिया और चाइना के बीच. तो यहाँ पे इवन तो चाइना अपने से काफी ज्यादा डेवलप्ड है बट इंडिया में ग्लोबली ज्यादा रिस्पेक्ट है. काफी सारे कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि काफी कम कंट्रीज जो है वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं. इसका रीजन ये है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी अच्छा है, वो दूसरे कंट्रीज के लिए काफी हेल्पफुल है और वो पीस लविंग नेशन है. जबकि चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ा सा कॉलोनिस्ट है. दे आर ट्राइंग टू एक्वायर डिफरेंट कॉलोनीज, दे आर ट्राइंग टू बेंड अदर कंट्रीज. तो जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो डेफिनेटली ऐसे कंट्री को फेवर किया जाता है जो ज्यादा पीस लविंग होता है, जो ज्यादा हेल्पफुल होता है. इसीलिए एक कंट्री का फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये तो सिर्फ एक वॉर का बात हो गया, इसके अलावा भी काफी सारी चीजों में फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई fraud है, जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या है, ही रैन अवे आउटसाइड द कंट्री बट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल भी फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इंडिया और ब्रिटेन का रिलेशन इंडिपेंडेंस हैव इम्प्रूव और आज ऐसे रिलेशन है कि आएगा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे प्रेशर आते रहता है. ना करना है तो भी उनको ऐसा करना पड़ता है.
तो लेट अस स्टडी द बैकग्राउंड। इसके पहले का जो वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर के आजू बाजू का सीन, उसे हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं। So the world in which we live today has been shaped through many events and developments. Hence, we need to go back to history in order to understand today's world. We know that two world wars were fought in the last century. These were the most important events in the world in that century. The world completely changed because of them. New currents of thought emerged. Let us understand what else happened due to these world wars. So let us have a look at the First World War. The First World War was fought between 1914 and 1918. Major countries of Europe took part in it. Europe had a very central place in the international or global system at that time. The war caused a tremendous loss of life and property. The countries which joined the war suffered tremendous economic losses. Even the countries which did not join the war were impacted by the war. The economies of the victorious as well as the losing countries collapsed. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेके 1918 5 साल चला था, और उसमें मोस्टली वो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हुआ था। वो जमाने में यूरोपियन कंट्रीज जो है सबसे एडवांस थे। देखा जाए तो आज भी यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली सब एडवांस्ड है। अब उसमें क्या हुआ कि जिस कंट्री ने भी वॉर में पार्टिसिपेट किया वो सबको काफी सारा लॉस हुआ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ एंड इवन इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ। जो कंट्रीज जीते भी और जो कंट्रीज हारे भी, सबको ही लॉस हुआ। अब कौन से कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया था, लेट्स हैव अ लुक। तो कंट्रीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब ये जो है वो दो पार्ट में डिवाइड थे। एक एलाइड पावर्स और दूसरा था सेंट्रल पावर्स। तो एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और अमेरिका थे। और सेंट्रल पावर्स करके जो दूसरा टीम था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमान एम्पायर एंड बल्गेरिया, ये कंट्रीज थे। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो एलाइड पावर्स है फाइनली वो जीत गए थे, और जो सेंट्रल पावर्स का टीम था वो हार गया था। So at the end of the First World War, all the nations felt that such a war should not happen again, and some measures need to be taken to achieve that end. An international organization called the League of Nations was established out of this thinking. It became an important platform to solve international disputes and carry out negotiations. The main responsibility of the League of Nations was understood to be a world war. तो मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बता देता हूँ कि वहां पे वो टाइम पे मोनार्की था, मतलब राजाओं का किंगडम हुआ करता था, राज हुआ करता था। सो बिकॉज ऑफ दैट देर वॉज सम इमीडिएट काफी टेंशन वैसे ही डेवलप हुआ था कंट्रीज के बीच में। बट एक इमीडिएट इफेक्ट हुआ जहाँ पे एक राजा को बीहेड कर दिया, और इसके वजह से वर्ल्ड वॉर वन जो है वो शुरू हो गया। अब वो स्टार्टिंग में तो सिर्फ दो कंट्रीज, तीन कंट्रीज के बीच में था, बट धीरे धीरे वहां पे सब कंट्रीज एक दूसरे के पार्टनर बनते गए, और इसके वजह से वो वर्ल्ड वॉर वन बन गया। तो वर्ल्ड वॉर वन में एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, अमेरिका, और दूसरे तरफ जर्मनी के पार्टनर। तो फाइनली 4 साल 5 साल के बाद, काफी सारा एक दूसरे पे डैमेज करने के बाद, फाइनली अलाइड पावर्स जो है वो जीत गए। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ तो सभी कंट्री रियलाइज हुआ कि ये वॉर करके तो कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि सभी इकोनॉमिक लॉसेस में थे, हैवी लॉसेस में थे। सब कंट्रीज का इकोनॉमी नीचे गिर गया था, और अल्टीमेटली जिस रीजन के वजह से वॉर हुआ वो तो सब भूल चुके थे। अल्टीमेटली अब बहुत ही खराब कंडीशंस में सब कंट्रीज थे। तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिनका नाम था लीग ऑफ नेशन। अब ये कमेटी का एक ही मेन काम था कि इसके बाद कभी भी वर्ल्ड वॉर ना हो। तो एक सिंगल पॉइंट मोटिव से ये कमेटी बनाया गया, लीग ऑफ नेशन। बट जैसे कि हमें पता है कि ये फेल हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुआ। तो हम देखते हैं कि वो लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल क्यों हुआ।